अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और 2 से लिंक्ड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फॉर योर एमकेट प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 द एंजाइम से लिंक्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है वो है मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड विच फंक्शन एज एंजाइम्स आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब राइबोन्यूक्लिक एसिड एज एन एंजाइम एक्ट करता है तो उसे राइबोजाइम्स यानी ऑप्शन ए कहा जाता है। Biocatalysts which are synthesized inside the living cells are called enzymes. Living things की बॉडी में बनने वाले जो बायोकैटलिस्ट हैं, जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है, जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। The important role played by enzymes during a reaction is, हम सब जानते हैं कि एंजाइम जो है ये बायोकैटलिस्ट है और बॉडी में होने वाले रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। वो काम ये कैसे करता है? बाय लोअर डाउन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, यानी ये हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। The term enzyme was first time used by Friedrich Wilhelm Kuehne. Naturally, most of the enzymes are proteins in nature. Regarding enzymes molecule, अगर हम enzyme molecule के हवाले से बात करें तो they are greater in size than their substrate. एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर, तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है ये बोथ पीएच एंड हीट सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जो पीएच होती है वो हर एंजाइम के लिए डिफरेंट पीएच होती है और ये पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे ही एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं। फिशर इन 1898 प्रपोज्ड, तो फिशर ने 1898 में जो प्रपोज किया था वो था की लॉक थ्योरी, जिसे पॉल फिल्डर और डी वुड्स ने मॉडिफाई किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक की कैन अनलॉक अ पर्टिकुलर लॉक। कॉशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था इंड्यूस फिट थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब एंजाइम रिएक्शन करता है तो इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसके नतीजे में एंजाइम ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। एंजाइम्स कैन रिएक्ट विद एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस बोथ, वो दोनों तरह के ही सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर सकता है। MCQs number 11 है each enzyme has a dimple or groove of a specific shape into which substrate can fit. This site is called active site of an enzyme, जहाँ से enzyme reaction में participate करता है। इस active site से जहाँ पे dimples या grooves मौजूद होते हैं along with dimensions substrate attach हो जाता है और enzyme substrate complex बनता है जो कि आगे जाके product form करता है। Enzymes are biocatalysts produced in protoplasm of a cell. The inorganic ions which act as prosthetic group in hollow enzymes are called, तो अगर हम inorganic ions की बात करें तो जो आंसर है वो है कोफैक्टर्स। ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है उन्हें कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स कहा जाता है और इन एंजाइम्स का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं, अगर वो इनऑर्गेनिक आयंस पर मुश्तमिल है तो ऐसे कंप्लीट एंजाइम को कोफैक्टर कहा जाता है। इसीलिए एमसीक्यूज नंबर 13 का आंसर ऑप्शन सी है। Conjugated enzymes are also called as, जो conjugated enzymes हैं उन्हें होलो enzymes भी कहा जाता है। ये वही अभी जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस MCQs में कि ये ऐसे enzymes हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। The organic prosthetic groups in hollow enzymes are, तो जो inorganic prosthetic group थे उन्हें तो कोफैक्टर्स कहते थे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक prosthetic group मौजूद है किसी होलो एंजाइम में तो ऐसे एंजाइम को को एंजाइम कहा जाता है।
कोफैक्टर इंक्लूड्स, अब हम ये बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस पर मुश्तमिल होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यानी मैग्नीशियम इसका आंसर है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, टर्पेनॉइड्स और लिपिड्स ये सब तो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। Substances which decrease the activity of an enzyme are called inhibitors. ये जो inhibitors होते हैं, चाहे ये competitive inhibitors हो, non-competitive inhibitors हो, ये या feedback inhibition हो, ये enzyme की activity को decrease कर देते हैं। A temperature beyond optimum, तो अगर हम a temperature beyond optimum की बात करें तो can affect the shape of an enzyme, इसकी वजह से enzyme की shape affect होती है और वो denatured भी हो जाता है। MCQs नंबर 19 जो हमारे पास है वो है an allosteric site of an enzyme is often involved in feedback inhibition. एंजाइम जिस तरफ से अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, इनडायरेक्टली हम यूं कहें कि रिएक्शन करता है, उसे तो एक्टिव साइट कहते हैं। लेकिन जो एक्टिव साइट के अपोजिट साइट होती है उसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, और ये एंजाइम के अंदर फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होती है, जहां से रिएक्शन को स्टॉप किया जाता है या एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप किया जाता है। Which molecule binds to the active site of an enzyme? तो एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करके वहां से बाइंड होकर सबस्ट्रेट से कंपटीशन करके रिएक्शन को जो स्टॉप करते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। The most important group of proteins which are biologically active, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, एंजाइम्स इसका आंसर है। ये प्रोटीन इन नेचर है और ये बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव ग्रुप है जो हमारी बॉडी में एज अ बायोकैटलिस्ट एक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है enzymes responsible for cellular respiration are found in mitochondria। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर मौजूद पावर हाउस है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन से लिंक्ड एंजाइम्स इसी के अंदर पाए जाते हैं। पेप्सिनोजिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि स्टमक में मौजूद HCl के साथ रिएक्ट करके एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। A special chemical substance with which an enzyme reacts so is called substrate। substrate वो targeted molecule है जिनके साथ अटैच होके एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाता है। The charge bearing site where an enzyme react with its substrate is called active site। कुछ देर पहले इस MCQs को इस तरह से भी पूछा गया था कि the site where grooves or dimples are present is called active site of an enzyme। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि चार्ज बेयरिंग साइट ये भी एक्टिव साइट होती है। तो याद रखिएगा कि चार्ज बेयरिंग साइट जहां पे डायमेंशंस और ग्रूव होती हैं ये एक्टिव साइट होती है, और ये वही साइट है जहां से एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। What if you add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate of reaction? स्टूडेंट्स, ऑलरेडी एक रिएक्शन हो रहा था और हम उसमें सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मगर रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब देयर इज सैचुरेशन, यानी फर्दर कोई एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए अब रिएक्शन उसी रेट से होता रहेगा जिससे ऑलरेडी हो रहा था। पेप्सिन रिक्वायर एन एसिडिक मीडिया विद pH 1.4। पेप्सिन जो है ये स्टमक के अंदर बनता है और पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम के HCl से रिएक्ट करने से बनता है। पेप्सिन स्टमक के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में डाइजेस्ट कर लेता है। एंजाइम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन यीस्ट। एंजाइम को यीस्ट की बॉडी में क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया गया था तो वहीं से इसका नाम रखा गया है। रिगार्डिंग नेचर ऑफ एंजाइम विच वन इज करेक्ट, तो जरा आप खुद सोचें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। दे आर स्पेसिफिक बोथ इन नेचर एंड रिएक्शन। ये नेचर में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक pH और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, और ये रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू की लॉक थ्योरी हर ताले को खोलने के लिए जैसे अलग चाबी होती है, हर सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करने के लिए एक अलग एंजाइम होता है।
In case of conjugated enzymes, the protein part is called apoenzyme. जब conjugated enzyme की बात करते हैं तो जो प्रोटीन पार्ट है उसे apoenzyme कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि एंजाइम्स दो तरह के होते हैं. एक सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन ही सिर्फ मौजूद होता है और कोई पार्ट नहीं होता, जबकि एक हमारे पास कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है. जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपोएंजाइम, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है. और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है. In case of conjugated enzymes, the non-protein part is called. तो conjugated enzymes में जो non-protein part है उसे prosthetic group कहते हैं. Regarding type of enzyme, which of the following is correct? तो आप जरा खुद सोचें इन सारी स्टेटमेंट को देखते हुए, तो आप ऑप्शन ए पे पहुंचेंगे कि इफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन इट इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम. ये कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम के अलावा वाले एंजाइम्स की बात हो रही है जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है. इन्हें सिंपल एंजाइम्स कहा जाता है. जबकि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही गलत है. एंजाइम बिल्कुल भी फैटी इन नेचर नहीं होते, प्रोटीन इन नेचर होते हैं. एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स नहीं कहते, बल्कि ऐसे एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उन्हें कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम्स कहते हैं. और एंजाइम आपके इनटेक ऑफ फूड पर डिपेंड नहीं करते, ये हमारे सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में खुद बनते हैं. Concerning temperature affecting enzyme activity, which of the following statement is correct? तो आप जरा खुद सोचना शुरू कर दें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आप पहुंचेंगे ऑप्शन बी की तरफ, यानी मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टूडेंट्स, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है. यही हमारी बॉडी का भी नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम्स एक्टिवली काम करते हैं. और 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया जा सकता है जो कि इक्विवेलेंट है, और ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. और एंजाइम का भी यही ऑप्टिमम या सूटेबल टेम्परेचर है जिस पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. Concerning enzyme activity at 0 degree centigrade, which of the following statement is correct? तो statement number D is correct. Activity is reduced to minimum but enzymes are not destroyed. Why? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी तो मिनिमम होती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होते. वेरस अगर आप इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो ना सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी बल्कि एंजाइम डिस्ट्रॉयड यानी डीनेचर्ड हो जाएंगे. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज वन विच, अब अगर आप सोचें कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर वन विच बाइंड्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करते. ये एक्टिव साइट के अपोजिट जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहां से बाइंड होकर रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज वन विच, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करते हैं, इसीलिए ये नॉर्मली बाइंड होते हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, यानी ऑप्शन ए. Next, MCQs number 37. The pesticide DDT and parathionin are inhibitors for the key enzymes in the nervous system. Biological control for the regulation of most of the enzymes is provided by feedback inhibition. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में होने वाले एंजाइमेटिक रिएक्शंस को चेक एंड बैलेंस रखता है. Penicillin blocks the active site of an enzyme that many bacteria use for the synthesis of cell wall. जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही सिंथेसाइज नहीं हो पाती तो नतीजतन बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और इस तरह से पेनिसिलिन जो है हमारी बॉडी में काम करती है. मैग्नीशियम Mg+2 ions is an inorganic activator for the enzyme phosphatase. स्टूडेंट्स, यहाँ आप ये भी याद रखिएगा कि आपसे मैग्नीशियम की बजाय जिंक भी पूछा जा सकता है, और जिंक जो है वो एक इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है फॉर द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तो आप दोनों के बारे में ही याद रखिएगा.
स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 3 से लिंक्ड, ये उनकी आंसर की है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी तमाम स्लाइड्स का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, तमाम एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 4 के हवाले से एमसीक्यूज बताएंगे। थैंक यू।